हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। आज से हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको मैथ्स क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा, थ्योरी नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं थ्योरी कराने बैठ गया तो क्लास 9th और क्लास 10th की थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो थ्योरी बहुत लेंदी है। तो मैं आपको जो मैथ करवाऊंगा वो क्वेश्चंस के माध्यम से कराऊंगा। तो मैंने इसके लिए एक सीरीज बनाया है टॉप 200 क्वेश्चंस की, और इस सीरीज में मैं क्या कराऊंगा, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, 200 क्वेश्चंस कराऊंगा। इन 200 क्वेश्चन से आपके 200 कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे, और यही 200 कॉन्सेप्ट मिलके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और अगर आपने इस 200 प्रश्नों को कर लिया तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे जैसे सीरीज में वीडियो आगे बढ़ती रहेगी मैं क्वेश्चंस के नंबर को बढ़ाता रहूंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि आपको मैंने वन दरोगा के लिए अभी तक क्या क्या करवा दिया है कंप्लीट। तो मैंने आपको वन दरोगा के लिए एग्रीकल्चर कंप्लीट करवा दिया है, एग्रीकल्चर जो भी आपके सिलेबस में, साथ में जो फॉरेस्ट्री दिया गया है फॉरेस्ट्री को भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो दोनों की जो प्लेलिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। आप अगर आपने नहीं देखा है इन प्लेलिस्ट को तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैथ्स के फर्स्ट क्वेश्चन से। और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो, ये मैथ्स की वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपका कमेंट पॉजिटिव आएगा तो ही मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखूंगा, और यदि आपको मेरा पढ़ाया समझ में ना आए तो भी आपको कमेंट करना है, ताकि मैं अपना समय और आपका समय दोनों का बर्बाद ना करूं। ठीक, तो कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, 2 कॉपी बनाना है। 2 कॉपी आपको बनाना है। एक 10 रुपए वाली कॉपी ले लीजिए आप, और एक आप ले लीजिए 30-40 वाली, थोड़ी मोटी होनी चाहिए। अब ये जो 10 रुपए वाली कॉपी होगी इसमें आपको कॉन्सेप्ट लिखने हैं सारे, जो जो कॉन्सेप्ट मैं बताता रहूंगा वो आपको कॉन्सेप्ट इसमें लिखना है, खाली कॉन्सेप्ट, वो भी ऐसे नंबर वाइज। जैसे मैंने आज आपको 10 कॉन्सेप्ट बताए तो 10 कॉन्सेप्ट आपको नंबर वाइज इसमें लिख देना है। और इस वाली कॉपी में आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो सब क्वेश्चंस आपको यहाँ बनाना है, अगर आपको नोट मेकिंग करना है। ठीक है, ये सीरियस कैंडिडेट के लिए था, जो एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए बताया मैंने। अब ये जो कॉन्सेप्ट वाली कॉपी आप जो बनाओगे ना, इसको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, जैसे आप कल वीडियो दोबारा देखोगे तो पहले के जो आपने कॉन्सेप्ट लिखे हैं इसमें उसको रिवाइज करना है, उसके बाद नेक्स्ट आगे के जो कॉन्सेप्ट लिखने हैं, जितने भी इस कॉन्सेप्ट में फॉर्मूले भी होंगे, आपके थ्योरम भी होंगे, ओके, बहुत सारी चीजें होंगी इसमें, तो आपको इस वाली कॉपी में लिखना है, और इधर जो मोटी वाली कॉपी उसमें आपको क्वेश्चंस लिखना है। ठीक, समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और जो क्वेश्चन आपको हिंदी में ना मिले तो उसमें ज्यादा विवाद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में भी। टाइम की कमी के कारण मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाता हूँ, ओके, तो ज्यादा विवाद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ओरली बता दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 2 समकेंद्रीय वृत्त है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है, जिनका हमें रेडियस दे रखा है, यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है, और पूछा गया है कि जो बड़ा वाला वृत्त है, बड़ा वाला सर्कल है, उसका कॉर्ड यानी कि जीवा की लंबाई पूछी गई है जो छोटे वाले को टच करती है। यानी ये कुछ इस प्रकार से है, ये 2 वृत्त हो गए, ठीक है, गोल नहीं बन पाया, और इनका जो सेंटर है वो सेम है। तो जो बड़ा वाला वृत्त है, जो बाहर वाला दिख रहा है, उसकी जो जीवा है, इसे जीवा बोलते हैं ना, कॉर्ड, जो ये छोटे वाले को टच कर रही है, तो इसकी लंबाई पूछी गई है। तो ये आपके थ्योरम पे बेस्ड है जो 10th क्लास की एनसीईआरटी में है। तो सबसे पहले हम थ्योरम देख लेते हैं। 3 थ्योरम है आपके 10th क्लास की एनसीईआरटी में, सर्कल वाले चैप्टर में। तो इन 3 थ्योरम को आपको किस में नोट करना है, कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में। ठीक है, जो जो मैं बताता रहूंगा आपको नोट करना है, और पीडीएफ का वेट नहीं करना है। ठीक है, वीडियो में ही आपको नोट मेकिंग करना है, वीडियो के साथ देखते देखते। ठीक है, इससे आपके टाइम की भी बचत होगी। ठीक है, पहला थ्योरम देखिए। पहला थ्योरम कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा बिंदु से बाहर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि ये सर्कल है, इस पे जो भी टेंजेंट खींच रहे हैं हम, ये ठीक है टेंजेंट खींच रहे हैं, तो और इस पे अगर हम वृत्त की त्रिज्या डालें, वृत्त की त्रिज्या डालें, इस पे जहां पे भी टच करेगी वहां पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यही है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर टच हो रही है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। पहला, ओके, पहला थ्योरम ये हो गया। दूसरा थ्योरम कहता है कि किसी बाहर बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। जितने भी टेंजेंट हम खींचेंगे इस पे, उनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं PQ बराबर क्या होगा, PR होगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, पहला वाला समझ में आ गया कि 90 डिग्री बनाएगा, और दूसरा कि बाहर बिंदु से हम जितने भी इस पे स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे उनकी लंबाई। अब तीसरा वाला देखिए, जिसपे क्वेश्चन भी है आपका, कि 2 समकेंद्रीय वृत्त, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है में बड़े वाले वृत्त, जो बड़ा वाला सर्कल है,
कि जीवा छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है, तो जहां पे ये स्पर्श करती है छोटे वाले को, वहां पे ये क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है, यानी कि समद्विभाजित हो जाती है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी AP बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी पे आपका ये वाला क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तीसरा वाला क्या है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, तो जिसमें जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी जो जीवा होगी जो टच कर रही है छोटे वाले को, तो जहां पे भी टच करेगी वहां पे वो क्या हो जाएंगे, समद्विभाजित हो जाएंगे, यानी दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे। ओके, आप देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, वृत्त लग नहीं रहा है कहीं से। ये बड़ा वाला वृत्त हो गया, ये छोटा वाला वृत्त, और ये हो गया इनका सेंटर। ठीक, और ये मैंने बना लिया जीवा, इसी की लंबाई पूछी गई है, इसको मान लेते हैं PQ मान लेते हैं इसको, और सेंटर को O मान लिया। तो हमें दिया क्या है, तो रेडियस दे रखा है, बड़े वाले वृत्त की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, 10 सेंटीमीटर, ये 10 हो गया। छोटे वाले वृत्त की कितनी, 6 सेंटीमीटर, ये छोटे वाले वृत्त की होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, ये तो रेडियस होगी बड़े वाले की 10, और ये हो गया छोटे वाले की 6। अब यहाँ पे देखिए एक थ्योरम अभी हमने पढ़ा कि जो छोटे वाले वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब इस वाले त्रिभुज को मैं बाहर बना रहा हूं, यहाँ पे ये देखिए कुछ इस टाइप का है, P, इस बिंदु को T मान लेते हैं, तो PTO ये 90 का हो गया। ठीक है, ये 10 है हमारा और ये 6 है, तो ये हमें पता करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ओके, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब ये देखिए 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। ओके, 90 डिग्री के सामने वाला ही कर्ण होता है, ये आपको ध्यान रखना, अभी आगे वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आएगा ये। ओके, तो ये हो गया कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको x मान लेते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारा, 6 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 का 100 हो गया, x स्क्वायर प्लस 36, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 को उधर भेजेंगे आ जाएगा हमारा 64, और 64 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8। और अभी हमने एक और थ्योरम पढ़ा कि ये अगर दो वृत्त समकेंद्रीय है, कंसेंट्रिक है, तो जहां पे छोटे वाले वृत्त को टच करेगी वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगी, दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो अगर ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि कॉर्ड की लंबाई बताओ, जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, यहाँ पे तीनों को नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड a की वैल्यू पता करनी है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और cos a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। अब इसके लिए आपको टेबल आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। इस टेबल के लिए कई बच्चों ने मार भी खाई होगी 10th में, इसे याद करने के चक्कर में। देखिए आपको 90 डिग्री तक याद करना है, यहां तक सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की 90 की 1 होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको खुद से याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये टेबल आपको रटी होनी चाहिए। ओके, ये टेबल आपको रटना है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में लिख लेना है। तो देखिए मैं यहाँ 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए 1 कितना होता है, साइन में 90 पे होता है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, साइन 90 लिख सकता हूँ, 90 डिग्री 1 की जगह। और 1/2 देखिए, 1/2 देखिए cos कितना होता है, cos 60 में होता है, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं cos 60 लिख सकता हूं, यहाँ 1/2 की जगह, इसको हटा देते हैं। अब क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो ऊपर क्या इक्वेशन बना, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा इक्वेशन क्या बना, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो b से b कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 का आधा कर देते हैं तो यानी 75। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 75। ओके, आसान सा क्वेश्चन था, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि अगर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड है एंड ए इज इक्वल टू एक्स जेड है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नेसेसरी फॉर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो सर्वांगसम से क्वेश्चन पूछा गया कि हमें दो कंडीशन दे दिया है, दो त्रिभुज दे दिए हैं, त्रिभुज बना देता हूं पहले, ए बी सी। अच्छा, जब भी हम त्रिभुज का नाम लिखें तो उसको एक ऑर्डर में लिखे, या तो आप क्लॉकवाइज लिखें या एंटी क्लॉकवाइज लिखें। मैंने कैसे लिखा? क्लॉकवाइज लिखा, ऐसे करके लिखा, ठीक है, ए बी सी इस टाइप से, वरना गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। वैसे एक्स वाई जेड ये लिख दिया मैंने, ठीक। अब उसने बोला कि एंगल सी, ये वाला एंगल सी और एंगल जेड ये दोनों बराबर है, ठीक है। और बोला कि ए सी क्या है? ये वाला, और एक्स जेड यानी कि ये वाला, ये दोनों बराबर है। तो इसको सर्वांगसम होने के लिए तीसरी क्या जरूरत है? तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपको पता होगा सर्वांगसम के नियम क्या है, कब क्या क्या मैच हो तो सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नियम पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि जैसे दो ट्राइंगल है हमारे पास, दो ट्राइंगल है, इसको ए मान लेता है ट्राइंगल का नाम, इसका नाम बी है। ये दोनों सर्वांगसम कब कहलाएंगे? मान के चलिए अगर मैंने बी को ए के ऊपर रख दिया, बी को ए के ऊपर रख दिया और ये ए पूरा ढक गया, उसका कुछ भी नहीं दिख रहा है, या बिल्कुल ही मैच हो गए, उसके सारे साइड एक जैसे मैच हो गए, मतलब दोनों का साइज शेप सब कुछ बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, यानी एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल रख रहे हैं तो दोनों एक जैसे ही हो गए, समझ गए आप? इसको बोलते हैं सर्वांगसम या फिर कॉन्ग्रुएंट। अब इसके 5 नियम होते हैं टोटल, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल है वो सर्वांगसम है या नहीं है। तो पहला होता है साइड साइड साइड, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर, जैसे कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये वाली भुजा तीसरी भुजा इसके बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है। दूसरा होता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड यानी कि मान के लिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, फिर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और इन दोनों भुजा जो बराबर भुजाएं उनके बीच वाला एंगल भी बराबर है। ये दोनों भुजाएं बराबर थी, इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है, तो ये एंगल भी अगर बराबर है तो ये लग जाएगा इसमें साइड एंगल साइड, इससे हो जाएंगे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। तीसरा होता है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल में क्या होता है? दो एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर, और इन दोनों एंगल के बीच वाली जो भुजा है ये भी आपस में बराबर है, तो इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है। दो एंगल तो बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए, और इन दो कोणों के साथ में जो भुजा है, इन दो कोणों से मिलकर जो भुजा बन रही है ये भी क्या है? बराबर, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल। तीसरा होता है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड में मतलब आमने सामने के जो दो एंगल है, आमने सामने के जो दो एंगल है वो बराबर है, और साथ में एक भुजा कोई सी भी बराबर है, एक भुजा कोई सी बराबर, तब हो जाएगा वो एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। फिर फिफ्थ होता है आरएचएस, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है कोई, ठीक है, समकोण त्रिभुज है कोई, जैसे ये समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें क्या होगा? एक तो इसका 90 तो बराबर हो ही गया ना, राइट एंगल है तो दोनों में 90-90 का होगा। तो आर हो गया राइट एंगल वाला, एच हो गया हाइट, इसकी हाइट बराबर है, अगर दोनों की हाइट बराबर है, और एस एक कोई सी भी साइड बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। क्या वो इसमें क्या क्या होगा? एक तो एंगल हो गया हमारा बराबर, ठीक है, एंगल बराबर हो गया। दूसरा क्या हो गया? हाइट बराबर होनी चाहिए, दोनों की हाइट बराबर होनी चाहिए, और तीसरा कोई सा भी एक साइड बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। ये तो 5 नियम होते हैं। अब इसमें एक बचता है एस एस एस, यानी कि साइड साइड एंगल। इससे कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होता है। क्यों? देखिए इसके पीछे कारण है। एस 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 मतलब दो साइड और एक एंगल बराबर कर देते हैं। तो मान के चलिए दो त्रिभुज है, इसमें एक ये है साइड, दो साइड ये है और एक एंगल ये है, तो ये भी 6 का है, ये भी 6 का है, ये भी 11 का है, ये भी 11 का, और ये भी 30 का है, ये भी 30 का है। लेकिन इसमें साइड साइड दो साइड ले लिया हमने, कंटिन्यूस दो साइड, और एक एंगल ले लिया हमने। अब अगर मैं इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखूंगा तो क्या ये छुप जाएगा? नहीं छुपेगा, यानी कि ये सर्वांगसम नहीं है। तो साइड साइड एंगल ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये वाला रूल नहीं होता है, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। साइड साइड एंगल नहीं होता है, केवल ये 5 रूल होते हैं, इन्हीं के थ्रू हम किसी भी एंगल को सर्वांगसम प्रूव कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने बोला था कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर, ये वाली एंगल बराबर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? साइड एंगल साइड लगा सकते हैं ना, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, और इसके साथ ये वाली साइड लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? BC, और ये क्या हो गया? YZ।
तो देखिए BC और YZ किसमें, BC और YZ ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो अगर ये BC और YZ भी इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से फिर से कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। ओके, तो ये कैसे होगा आपसे सॉल्व, तो आपने पढ़ा होगा ये भी 10th क्लास में। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, और ठीक है, इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये आधार हो गया। लंब और आधार चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस एंगल के सामने जो भी होगा वो कर्ण होगा। ठीक, अब हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, और इंग्लिश वालों ने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये पढ़ा होगा। यानी कि L फॉर लंब, A फॉर आधार, और K फॉर कर्ण, ये, और यहाँ पे P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, और H फॉर हाइपोटेनस। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइन कॉस टेन, इन तीनों का लिख देते हैं, बाकी तो इसका उल्टा ही होता है। देखिए साइन में क्या होता है, साइन ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन, लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया साइन। फिर दूसरा वाला जो होता है ये क्या होता है, कॉस, ये होता है कॉस, है ना, याद आ रहा है कुछ, आधार बटे कर्ण या फिर बेस अपॉन हाइट। तीसरा होता है हमारा टेन, ये होता है टेन। फिर इसके बाद ये कॉट होता है, इसका उल्टा, ये होता है सेक, फिर ये होता है कोसेक, इसका उल्टा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है, थीटा हो गया। अच्छा, 90 वाले के सामने तो कर्ण होता है, और थीटा वाले के सामने क्या होता है, लंब होता है, ये भी याद रखना है। ठीक, लंब हो गया। तो अब देखिए यहाँ cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो बेस कितना दे दिया उसने, √3, ये √3, और हाइपोटेनस कितना दे दिया उसने, 2 दे दिया, यानी कि कर्ण कितना दे दिया, 2। तो हम लंब निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर यानी 3, और इसको x ले लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस लगा दिया इसमें, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब को मैंने x मान लिया, इसको इधर भेज दे तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, लंब कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक, ये आ गया हमारा। अब हम इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं, tan की वैल्यू क्या होती है, tan हमने देखा कि लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, तो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस देखिए, कॉस तो इसने दे ही रखा है √3/2, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 आ जाएगा, है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ये आ जाएगा 3/4, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 4 नंबर, 4 नंबर दिया हुआ है ये, और बोला गया है कि समानुपात में है, तो y का मान बताइए। समानुपात या फिर प्रोपोर्शन में है तो y का मान। देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है कि 39:117 समानुपात, ये होता है समानुपात का, इस समानुपात होगा 17:y के, ये बोला गया है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाता है इक्वल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हो जाता है डिवाइड वाले साइन में कन्वर्ट, यानी कि 39/117 इज इक्वल टू 17/y, इसी को बोलते हैं समानुपात। ओके, अब देखिए y की वैल्यू निकालनी, y को मैं इधर भेज देता हूं और इसको नीचे भेज देता हूं, यानी y इज इक्वल टू, और इसको इस साइड भेज देता हूं, y इज इक्वल टू 17/39 इंटू 117। ठीक है, 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39, और ये कटेगा 9 बार में। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, और फिर 17 तिया 51, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51 आ गया, आंसर नंबर सेकंड राइट हो गया। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और दिया हुआ इसने a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है ये एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, और इस पे इतने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैं आपको पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ। जो 16 नंबर और 17 नंबर फॉर्मूला दिख रहा है, एक और होता है इसमें, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में कराऊंगा। देखिए इस फॉर्मूले को आपको रटना है, कैसे भी रटना है आपको। पहला देखिए
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा ये फॉर्मूला होता है, इन दोनों फॉर्मूले को आपको रटना है। इसमें क्या होता है, कभी वो आपको इसकी वैल्यू दे देगा, कभी इसकी वैल्यू दे देगा और बाकी की वैल्यू पूछ लेगा। बहुत आसान, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। ठीक, और ये बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। जैसे इस क्वेश्चन में हमें बोला गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और हमसे पूछा गया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का बताओ इसका मान क्या होगा। अब देखिए, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में 16 नंबर का जो फॉर्मूला है उसमें a प्लस बी प्लस सी की जगह 0 रख देता हूं तो क्या आएगा। देखिए यहाँ पे मैं 0 रख देता हूं, इस पे 0 रखूंगा, इसके साथ इंटू में, तो इधर का पूरा 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। अब इधर कितना बचा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सी क्यूब। अब ये इसको मैं उठा के उधर ले जाता हूँ, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 3ab इक्वल टू, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab हो जाएगा अगर उसके मान को हम 0 रख दें। और यही आंसर हमारे ऑप्शन नंबर सी में 3abc हो जाएगा। ओके, तो इतना आसान है अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो, याद हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7 एंड 112 इज। तो देखते हैं मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, दोनों को बता देता हूं मैं, दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। मीन प्रोपोर्शन यानी ये माध्य अनुपात। देखिए क्या होता है इसमें, जैसे a रेशियो b इज इक्वल टू b रेशियो c है, तो यहाँ पे जो b होता है इसी को बोलते हैं मीन या फिर माध्य वैल्यू बोलते हैं, दोनों। ठीक है, इसमें b भी है माध्य वैल्यू, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a रेशियो b इज इक्वल टू b रेशियो c है। अब इसको मैंने अभी बताया कि ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन में b इज इक्वल टू b अपॉन c हो जाएगा। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b को वहां देते हैं b स्क्वायर और c को यहां देते हैं तो a इंटू सी, तो b की वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट a इंटू सी। यही होता है मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। ठीक, अब थर्ड प्रोपोर्शन भी देख लीजिए, ये हुआ a रेशियो b इज इक्वल टू b रेशियो x। ठीक है, इसकी वैल्यू यही जो x है, यही क्या हुआ, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया हमारा। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x को वहां भेजेंगे तो b स्क्वायर अपॉन a, ये आया। ये b स्क्वायर अपॉन a ये क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको नोट कर लेना है। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये होता है x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन a, और मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है। ओके, तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ए इंटू सी, और ये a और c है यानी दो वैल्यू है ये, तो देखिए इसमें रख देते हैं 7 इंटू 112। अब रूट से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, जोड़े होने चाहिए, तो जोड़े में बना देते हैं इसको। 7 112 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 ही कम 7 और 7 छिंग 42। ठीक, ये हो गया। अब ये देखिए इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ जाएगा 7, और ये 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4 होता है, तो ये बाहर आ गया। 7 चौक कितना हो गया, 28। ठीक है, 7 चौक 28, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मीन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा था उसी पे बेस्ड है। सबसे पहले तो इसको आप मॉक की तरह ले भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, अगर आपने पहला क्वेश्चन किया तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसको कैसे करना है। एक सर्कल है, उसने बोला कि एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक जीवा बना देते हैं, ये जीवा है, ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हो गया सेंटर हो गया, इसको ओ मान लेते वृत्त का। इस पर लंब खींचा गया। ओके, ये खींच दिया लंब, ये आ गया लंब, ये कितना है 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, लंब खींचा गया। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या। अब एक नियम होता है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देता है, यानी इसको बाइसेक्ट कर देता है। ये अगर ये 40 तो ये 20-20 में टूट जाएगा। अगर सेंटर से हम इस पे एक लंब डालें, परपेंडिकुलर डालें, तो जीवा के दो बराबर हिस्से हो जाएंगे जहां पे टच करेगा। ओके, उसको बाइसेक्ट करेगा, ये एक रूल होता है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मिला दे रहा हूं, इसको मिला दिया, ये क्या हो गया हमारा त्रिज्या हो गया ना। ये सेंटर से परिधि पे जो भी रेखा मिलती है सेंटर से, वो क्या होता है
त्रिज्या होती है। ओके, हमसे विड्थ की त्रिज्या इसी के बारे में पूछा गया, विड्थ की त्रिज्या क्या होगी, तो इसको x मान लेते हैं। अब फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, बेस हो गया ना 20, और लंब कितना हो गया हमारा 15, 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 20 का हो गया 400, 15 का हो गया 225, ये हो गया 625। ओके, और ये स्क्वायर है, इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट 625, और 625 किसका रूट होता है, तो 25 का होता है। ओके, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। रूट भी आपको याद होने चाहिए 1 से लेके 30 तक, 1 से 30 तक रूट याद होने चाहिए आपको, और 1 से लेके 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, ये तो मैंडेटरी है मैथ के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी और पीक्यूआर दो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, दो सर्वांगसम त्रिभुज है, और बता रखा है कि क्या क्या उनका बराबर है, और हमसे पूछा गया है ए बी बताइए, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। आपको सीरीज में लिखना है, जैसे मैंने ऐसे में लिखा, ठीक है, सीरीज में लिखना है, ऐसे नहीं कि आपने ए यहां लिख दिया, आपने सी यहां लिख दिया और बी यहां लिख दिया, गलत हो जाएगा। ओके, एबीसी हो गया, पीक्यूआर, जिस फ्लो में आपने पहले वाले ट्रायंगल को लिखा उसी फ्लो में दूसरे वाले को भी लिखना है, वरना तभी भी गलत हो सकता है। अब इसने बोला दो, ओके, इसने बोला दो क्या, राइट एंगल, ओके, राइट एंगल बनाना था हमको, राइट एंगल बना देता हूं इसको फिर से मिटा के, राइट एंगल बना देते हैं, ए बी सी। अच्छा, इसने बोला है ए और पी क्या है, 90 डिग्री है, तो देखिए उसी हिसाब से बनाते हैं। ए और पी है तो ए यहां पे डाल देता हूं मैं, ए बी सी, इस टाइप से बन जाएगा। और दूसरा ट्रायंगल कैसे बनेगा, पी क्यू आर, ठीक है, ये बन गया, ये 90 का हो गया। मतलब ये दोनों तो क्या है 90 90 के हैं, और बीसी भी दे दिया, बीसी ये वाला, बीसी कितना है 13, और पी आर कितना है, पी आर ये रहा, ये 5 है। तो ए बी बताना है, ए बी बताना है, ये वाला बताना है। अब मैंने आपको पीछे भी बताया था आरएचएस के थ्रू ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, राइट एंगल है एक, और एक हाइपोटेनस और एक साइड बराबर है इनकी, तो ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब देखिए ये एंगल तो बराबर है, ये एंगल बराबर है, ठीक है। अगर ये वाली साइड 5 है, इसकी लंबाई 5 है, तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। ये अगर 13 है तो ये भी कितना होगा, 13 होगा। ओके, अब अगर ये 13 है और ये 5 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर इसमें पाइथागोरस लग जाएगा। पाइथागोरस कैसे लगेगा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स ही हमें पता करना है, तो इस 5 के स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 5 का 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको माइनस करते हैं 4, तो ये हो गया 4 1 एक्स स्क्वायर। 114 किसका होता है, तो 12 का होता है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12, ये आ गई 12। ओके, तो ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी इन ट्राइंगल एबीसी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90, देन एडी की वैल्यू बताना है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे एक कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा, और इस पे आगे की जो क्लास आएगी उस पर मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा। देखिए बोला है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ए क्या है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है ये, और डी है मिड पॉइंट बीसी का, इसका ये हो गया डी, बीसी का मिड पॉइंट डी। तो एडी बताना है, एडी यानी कि ये एडी। देखिए इस पे एक थ्योरम है, थ्योरम को आप प्रूफ करने लग जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। थ्योरम क्या है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट कर रही है, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट ही कर रही है ना, ये बोल रहा है ना मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये क्या हो गया बाइसेक्ट करिए। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल से एक सीधी रेखा सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट कर रही है, तो जो ये भुजा होगी यानी एडी जो होगी की वैल्यू क्या हो जाएगा, BC अपॉन 2 हो जाएगा, यानी सामने वाली भुजा का आधा होगा, ठीक है। तो जो AD होगा, जो यहां से इसको बाइसेक्ट कर रही है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सामने वाली भुजा यानी BC की इस वाली भुजा की क्या होगी, आधी होगी। ये थ्योरम है, ठीक है, आपको ये नोट कर लेना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, याद रखना है, थ्योरम है ये। ओके।
तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।